हेलो गाइज, कैसे हो आप देख रहे हो लेक्चरर मुकेश राज यूट्यूब चैनल। लेक्चरर मुकेश राज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम 12th क्लास की ज्योग्राफी के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, चाहे वो 2 नंबर के हों, 3 नंबर के या 5 नंबर के, उनको इस वीडियो में आपको समझाएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, इस वीडियो को अंत तक देखना। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्रों के नाम बताएं। या इसमें ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि मानव भूगोल की विभिन्न शाखाओं का वर्णन कीजिए। जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसकी जो ब्रांच हैं, वो कोई ब्रांच पूछ सकता है, एक ब्रांच पूछ सकता है 1 नंबर में। तो यहाँ पर ये 3 नंबर का प्रश्न बनता है। तो मानव भूगोल की जो उप क्षेत्र हैं, ब्रांच हैं, उसमें एक तो पहली तो आर्थिक भूगोल है, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी है। इसमें क्या होता है, इसमें मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं मानव की, चाहे इंडस्ट्रीज है, चाहे परिवहन का है, संचार, व्यापार, ये आर्थिक क्रियाएं इसमें अध्ययन किया जाता है आर्थिक भूगोल के अंदर। फिर है राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल भी मानव भूगोल का एक उपक्षेत्र है। राजनीतिक भूगोल में राजनीतिक व्यवस्थाएं, सीमाएं, प्रादेशिक व राष्ट्रीय नियोजन आदि का अध्ययन किया जाता है। फिर उसके बाद है ऐतिहासिक भूगोल। ऐतिहासिक भूगोल में हम इसमें विभिन्न प्रदेशों में होने वाले भौगोलिक परिवर्तन, क्या चेंजिंग आए हैं, क्या परिवर्तन आए हैं, जो भौगोलिक प्रदेश हैं उनमें पहले क्या था अब क्या है। जैसे अटलांटिक जो अंध महासागर है, उसमें पहले हमने पढ़ा था कि पहले ये सभी जो भूखंड थे, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप का जो भाग था, तटीय प्रदेश थे, मिले हुए थे। तो इसमें ऐतिहासिक भूगोल में हम इनका अध्ययन करते हैं। सामाजिक जो भूगोल है, सामाजिक भूगोल में समाज के बारे में अध्ययन करते हैं, परिवार की परंपराओं के बारे में, और देश जो लोगों की जो रहन सहन है उस व्यवस्था के बारे में इसका अध्ययन किया जाता है। फिर है जनसंख्या भूगोल। जनसंख्या भूगोल भी मानव भूगोल का एक उप क्षेत्र है, जिसमें जनसंख्या का वितरण, जन्म दर, मृत्यु दर, साक्षरता, जनांकी की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है इसका एक उपक्षेत्र है नगरीय भूगोल, अर्बन ज्योग्राफी है। इसमें नगरों की जो आवास हैं उनके प्रकार, प्रारूप, उनका स्थान, स्थिति, पारिस्थिति का अध्ययन किया जाता है। फिर आवास भूगोल है। आवास भूगोल में ग्रामीण और नगरीय बस्तियों का अध्ययन किया जाता है। ये ग्रामीण और नगरीय जो बस्तियां हैं ये इम्पोर्टेंट हैं 12वीं क्लास के लिए। तो यहाँ से एक 5 नंबर का प्रश्न जरूर बनेगा आपका। ग्रामीण बस्तियों का जो प्रारूप है वो आ सकता है, तो ये इम्पोर्टेंट आपके लिए रहेगा प्रश्न। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए, क्वेश्चन है बहुत धमाकेदार क्वेश्चन है आपका। क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल में क्या अंतर है। जो क्रमबद्ध भूगोल है और प्रादेशिक भूगोल में जो अंतर है, डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है वो हमने बता देना है। इसमें ऐसा भी पूछ सकता है, अथवा में दे रखा है सकता है कि 1930 के दशक से 1960 के दशक की अवधि में भूगोल के उपागमों को में बताएं। तो जो 1930 और 1960 के बीच में 2 उपागम थे भूगोल में, 2 विधियां थी, एक क्रमबद्ध भूगोल और दूसरा प्रादेशिक भूगोल। जो क्रमबद्ध भूगोल है, प्रादेशिक भूगोल में देखिए क्या है। इसमें क्रमबद्ध भूगोल में देखिए, क्रमबद्ध भूगोल अध्ययन का एकांकी रूप प्रस्तुत करता है। यानी कि हम इस क्रमबद्ध भूगोल में अध्ययन करते हैं तो हम किसी एक बिंदु का, भौगोलिक बिंदु का अध्ययन के रूप में करते हैं। जबकि प्रादेशिक भूगोल जो अध्ययन है, जो प्रादेशिक भूगोल अध्ययन की जो विधि है उसमें हम करते हैं समांकलित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि किसी क्षेत्र के, किसी भौगोलिक प्रदेश के सभी बिंदुओं का एक साथ समांकलित रूप से अध्ययन किया जाता है। दूसरी तरफ देखिए, क्रमबद्ध भूगोल का अध्ययन राजनीतिक इकाइयों पर आधारित होता है। जो पॉलिटिकल इकाइयां हैं, जैसे राज्य है, राजधानी है, प्रदेश, उनके बारे में, उनकी इकाइयों को बांट करके उसका अध्ययन किया जाता है। जबकि प्रादेशिक भूगोल में हम भौगोलिक की जो इकाइयां हैं, जैसे एक पठार है, मैदान है, पर्वतीय इलाका है, हिमालय पर्वत है, महासागर है, या कोई द्वीप है, ये हम प्रादेशिक भूगोल में उसको अध्ययन करते हैं। उसके सभी बिंदुओं को अध्ययन किया जाता है। अब देखिए, क्रमबद्ध भूगोल में किसी एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का अध्ययन किया जाता है, जबकि प्रादेशिक भूगोल में किसी एक प्रदेश का, कोई एक प्रदेश है उसके सभी भौगोलिक तत्वों के संदर्भ में एक यूनिट मान करके, इकाई मान करके सभी तत्वों का अध्ययन एक साथ किया जाता है। अब देखिए, क्रमबद्ध भूगोल में किसी एक घटक जैसे जलवायु, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति या वर्षा की मात्रा के आधार पर विभिन्न प्रकार के उप प्रकार निर्धारित किए जाते हैं, जबकि प्रादेशिक भूगोल में ऐसा नहीं है। तो ये प्रादेशिक भूगोल और क्रमबद्ध भूगोल मोस्ट इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन रहेगा, ये इसको नोट कर लेना आपने। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, विश्व में उच्च जनसंख्या घनत्व वाले अनेक क्षेत्र हैं, ऐसा क्यों है। ये देखिए, जब विश्व का जब अध्ययन करते हैं, विश्व की जलवायु
जलवायु देखते हैं अलग अलग है, विश्व का जो धरातल है वो अलग अलग है। तो इस आधार पर विश्व के कुछ भाग ऐसे हैं जहाँ जनसंख्या घनत्व ज़्यादा पाया जाता है दूसरे प्रदेशों की अपेक्षा। ऐसा क्यों है? तो यहाँ देखिए, विश्व के जो उच्च जनसंख्या घनत्व वाले हैं धरती के ऊपर, हमारी जो पृथ्वी है उसके ऊपर 3 मुख्य रूप से उच्च जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश हैं, क्षेत्र हैं। इसमें देखिए पहला है मानसून एशिया। मानसून एशिया में देखिए इस क्षेत्र में चीन आता है, भारत आता है, बांग्लादेश आता है, जापान आता है, सिंगापुर प्रमुख देश इसमें आते हैं मानसून एशिया में। मानसून एशिया यानी कि जहाँ पर मानसूनी वर्षा का प्रभाव रहता है। यहाँ जनसंख्या अधिक होने के निम्नलिखित कारण हैं। कौन कौन से कारण हैं कि यहाँ जनसंख्या अधिक पाई जाती है मानसून एशिया में? तो इसका पहला कारण देखिए, इन क्षेत्रों में वर्षा पर्याप्त होती है। जो मानसूनी एशिया है यहाँ मानसूनी वर्षा होती है जो पर्याप्त है, कृषि की यहाँ से खूब होती है, इस मानसून एशिया पर निर्भर है, तो इस क्षेत्र में वर्षा पर्याप्त होती है। दूसरा कारण है मिट्टी जो उपजाऊ है। यहाँ नदियों का क्षेत्र है तो ये मिट्टी उपजाऊ है यहाँ की, इसलिए यहाँ लोग अधिक रहते हैं, यहाँ सघन जनसंख्या निवास करती है। तीसरा जो कारण है अनुकूल जलवायु और लंबे वर्धन काल के कारण वर्ष भर चावल की 3 फसलें। बहुत अच्छा इसने कारण दिया है कि ये जो क्षेत्र है दुनिया का चावल उत्पादन में धनी प्रदेश है मानसूनी एशिया, तो यहाँ चावल की खेती की जाती है जो इस जनसंख्या के भरण पोषण का काम कर देती है। और फिर है बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण और नगरीकरण हुआ है। यहाँ विश्व की बड़े बड़े नगर हैं, जैसे टोक्यो है जापान का, और आपका हमारे देश के जैसे कोलकाता है, दिल्ली है भारत में, ऐसे बड़े बड़े बीजिंग है चीन में, तो ऐसे बड़े बड़े महानगर यहाँ पर स्थित हैं जिससे यहाँ जनसंख्या अधिक निवास करती है और जनसंख्या घनत्व 100 से अधिक है यहाँ पाया जाता है। दूसरा जो प्रदेश है जहाँ दुनिया में सघन जनसंख्या रहती है वो यूरोप का प्रदेश है। जो यूरोपियन क्षेत्र है, जो यूरोप का पश्चिमी प्रदेश है, वहाँ पर काफ़ी सघन जनसंख्या निवास करती है। इसमें ब्रिटेन है, बेल्जियम, हॉलैंड, डेनमार्क, उत्तरी फ्रांस व जर्मनी शामिल हैं। ये यूरोप का प्रदेश है जहाँ जनसंख्या सघन रहती है। इसके अतिरिक्त स्पेन, पुर्तगाल, दक्षिणी फ्रांस, जर्मनी आदि भी शामिल हैं। यहाँ जनसंख्या अधिक होने के निम्नलिखित कारण हैं। ये जो कारण हैं आपने ज़रूर बता देने हैं कि ये क्या कारण है कि यहाँ जनसंख्या अधिक रहती है। तो यहाँ उत्तम जलवायु पाई जाती है। देखिए जो यूरोप का पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पर काफ़ी शीतलता है, ठंड पड़ती है और उस शीतलता को, उस बर्फ़ को जमने नहीं देती। वहाँ पर आपको पता है कि वहाँ पर गल्फ स्ट्रीम की गर्म जल धारा बहती है, तो गर्म जल धारा है समुद्र की और वहाँ बर्फ़ है, तो उस दोनों को मिल करके वहाँ जलवायु अनुकूल बन जाती है। तो उत्तम जलवायु है यूरोप के पश्चिमी क्षेत्र में। यूरोपियन जो देश हैं वहाँ जलवायु अच्छी पाई जाती है, जिस कारण से वहाँ लोग अधिक निवास करते हैं, सघन जनसंख्या पाई जाती है। दूसरा कारण है यूरोप में खनन, जो खनन कार्य है और निर्माण उद्योग अधिक विकसित हुए हैं। आपको पता है कि जो राइन प्रदेश है, जर्मनी का राइन जो क्षेत्र है दुनिया में लोहे और कोयले के लिए प्रसिद्ध है, खनन क्षेत्र है, राइन नदी का क्षेत्र है। तो यहाँ पर खनन कार्य खूब होते हैं और इंडस्ट्रीज विनिर्माण कार्य हैं, यहाँ उद्योग काफ़ी हैं, जिस कारण से यहाँ जनसंख्या अधिक रहती है, लोगों को रोजगार मिल जाता है। तीसरा जो प्रदेश है विश्व का जहाँ अधिक सघन जनसंख्या पाई जाती है वो संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा के पूर्वी भाग हैं। जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूएसए है, और कनाडा का जो पूर्वी प्रदेश है जो अटलांटिक महासागर को तट लगता है जिस प्रदेश को, वहाँ पर जनसंख्या सघन रहती है। और इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और पूर्वी कनाडा क्षेत्र और दक्षिणी पूर्वी तटीय प्रदेश आते हैं जहाँ पर भारी बसाव पाया जाता है। यानी कि भारी बसाव का मतलब जनसंख्या सघन पाई जाती है। और इसके प्रमुख कारण क्या हैं? एक तो है यूरोप से आने वाली प्रवासी सबसे पहले यहीं आकर बसे। यानी कि आपने पढ़ा है कि जो आयरिश जो लोग थे, आलू का लाया था तो वो वहाँ पर यूरोप से कहाँ चले गए थे, वो यूएसए में जाकर के उस तट के ऊपर बस गए थे। तो जो यूरोप के जो लोग हैं वो मुख्य रूप से उस हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है वहाँ पर आकर्षित होते हैं और वहाँ पर जाकर के बस जाते हैं। दूसरा है नगरीकरण की प्रक्रिया। यहाँ दुनिया के अच्छे विशाल नगर हैं, जैसे आपको पता वाशिंगटन डीसी है, न्यूयॉर्क है, ठीक है, ओटावा है, ये कुछ नगर हैं वहाँ जहाँ जनसंख्या को आकर्षित कर लेते हैं। ये नगर अधिक हैं, जनसंख्या सघन रहती है। फिर है उद्योग धंधे काफ़ी विकसित हैं। आपको पता है कि यूएसए में तो काफ़ी उद्योगीकरण हुआ है, उद्योग धंधे काफ़ी हैं वहाँ, जिस कारण से वहाँ सघन जनसंख्या रहती है, रोज़गार मिल जाता है लोगों को। अगला जो प्रश्न है, ये प्रश्न भी धमाकेदार प्रश्न है, इसको तो घोट के आपने बिल्कुल याद
याद कर लेना है कि प्रवास को प्रभावित करने वाले अपकर्ष और प्रतिकर्ष कारक हैं। यानी कि जो माइग्रेशन करते हैं लोगों किन कारणों से करते हैं, तो इसके दो फैक्टर माने गए हैं, एक तो अपकर्ष और दूसरा प्रतिकर्ष। यानी कि अपकर्ष का यहाँ पर है, देखिए अपकर्ष कारक होता है पुल फैक्टर, यानी कि अपनी ओर खींचना। जब जनसंख्या किसी ओर आकर्षित होती है, किसी शहर की ओर, नगर की ओर, तो उसको अपकर्ष कारक के रूप में माना जाता है। अपकर्ष ये वे कारक हैं जो लोगों को किसी स्थान पर बसने के लिए आकर्षित करते हैं, उसे अपकर्ष कारक कहते हैं। यहाँ पर आपने यदि अपकर्ष समझ में नहीं आता है पेपर में, तो आप इंग्लिश का शब्द याद ध्यान रखना है, पुल। पुल का मतलब होता है खींचना। आप देखते हो कोई बड़ा शोरूम है, उसके कांच के ऊपर दरवाज़ा होता है कांच का, उसके ऊपर लिखा होता है पुल या पुश। यदि पुल लिखा है तो आप अपनी तरफ खींचिए, पुश लिखा है तो आप अंदर की ओर धकेल दीजिए। तो पुल का मतलब होता है अपनी ओर खींचना, जनसंख्या को अपनी ओर खींचते हैं नगर, तो वो पुल कारक होता है, अपकर्ष कारक होता है। जैसे क्या कारण है वो जो अपकर्ष कारक में आते हैं, जैसे काम के बेहतर अवसर हैं, यानी कि लोगों को रोजगार मिल जाता है जिस कारण से लोग वहाँ आकर्षित हो जाते हैं। रहन सहन की अच्छी दशाएं, यानी कि जो व्यवस्था है रहने की, अच्छे मकान हैं, अच्छी चौड़ी चौड़ी गलियां हैं, परिवहन की सुविधाएं हैं, रहने की अच्छी दशाएं हैं, अनुकूल जलवायु जो क्लाइमेट है वो भी अच्छी होती है, जिस कारण से लोग वहां पर आना पसंद करते हैं। दूसरा जो इसके विपरीत जो फैक्टर होता है प्रवास का, वो प्रतिकर्ष कारक होता है। प्रतिकर्ष यानी कि पुश, यानी कि जनसंख्या को वहाँ से धकेल देना, यानी कि उस स्थान पर लोग नहीं रहेंगे, वहाँ पर पसंद नहीं करते हैं रहना, तो वो प्रतिकर्ष कारक हो जाता है। ये कारक जो लोगों को किसी स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर कर देते हैं, प्रतिकर्ष कारक कहलाते हैं। इसको पुश फैक्टर कहते हैं। जैसे बेरोजगारी, किसी स्थान के ऊपर, किसी नगर के ऊपर, किसी गांव में, शहर में जब बेरोजगारी फैल जाती है तो लोग उस स्थान को छोड़ना पसंद करते हैं, छोड़ देते हैं। रहन सहन की दशाएं निम्न हो जाती हैं, और व्यवस्था नहीं रहती रहने की, गलियां तंग हो जाती हैं, नालियों में पानी भरा रहता है और अच्छी हवा नहीं मिल पाती वहाँ, तो लोग उस स्थान को छोड़ देते हैं। प्रतिकूल जलवायु, क्लाइमेट अच्छी नहीं रह पाती, प्रदूषित हो जाती है वो जलवायु वहाँ की, या गर्मी ज़्यादा पड़ने लग जाती है, या बर्फ़ पड़ने लग जाती है, या दूसरे कारण जलवायु के हो सकते हैं। और राजनीति के कारण भी हो सकते हैं, उपद्रव हो सकते हैं, कोई राजनीतिक फैक्टर भी काम कर सकता है, कोई लड़ाई दंगे फैल जाते हैं, महामारियां फैल जाती हैं, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन हो जाता है, लोगों में आपस में मतभेद हो जाते हैं अर्थव्यवस्था के ऊपर, तो सामाजिक संबंध अच्छे नहीं रह पाते, तो लोग उस स्थान को छोड़ देते हैं। ये प्रतिकर्ष कारक में आते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन रहेगा, अपकर्ष कारक और प्रतिकर्ष कारक जो प्रवास के कारक होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों पर एक टिप्पणी लिखी है। जो हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज हैं उसके बारे में आपने बता देना है इसमें। ये 3 नंबर का आपका प्रश्न बनता है। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों पर देखिए, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग निर्माण प्रक्रिया में नवीनतम पीढ़ी है। एक जो मॉडर्न जो हमारी जो पीढ़ी है उसमें आता है, उसमें जो हम यूज करते हैं जो प्रौद्योगिकी चीज़ें, जैसे आप टेलीफोन है, जैसे मोबाइल है, दूसरे इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें हैं, आजकल तो जीपीएस है जो, और दूसरे वेब कैमरे हैं, इनका भी उपयोग बढ़ गया है। तो ये ऐसी चीज़ों का निर्माण जो उच्च प्रौद्योगिकी में आता है। इसमें गहन शोध की आवश्यकता होती है, रिसर्च करके वो चीज़ बनाई जाती है। गहन शोध और विकास के प्रयोग द्वारा उन्नत वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट और इंजीनियर उत्पादों का निर्माण किया जाता है। संपूर्ण श्रम शक्ति ज़्यादातर भाग व्यावसायिक श्रमिकों, सफ़ेद कॉलर, आपको पता है कि जो सफ़ेद कॉलर हाई क्वालिटी के जो कॉलर वो आए गए हैं, व्यावसायिक श्रमिक आते हैं इसमें। और इन उच्च दक्ष और विशिष्ट व्यावसायिक श्रमिकों की संख्या वास्तविक उत्पादन श्रमिकों, नीला कॉलर जो होता है उससे अधिक होती है। ये बिल्कुल स्पष्ट इसने समझा दिया है आपको कि जो नीला कॉलर होता है वो थोड़ी सी दूसरी प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करता है, जो ज़्यादा तकनीकी की नहीं होती हैं, वो नीला कॉलर श्रमिक होता है वो उत्पादन करता है। जबकि जो उच्च तकनीकी की जो वस्तुएं होती हैं उसको सफ़ेद कॉलर जो होते हैं वो उत्पादन करते हैं। जब किसी स्थान पर सफ़ेद कॉलर जो श्रमिक हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है, यानी कि वहाँ पर सफ़ेद कॉलर से जो व्यावसायिक जो श्रमिक हैं वो बढ़ जाएंगे, तो समझ लीजिए उस क्षेत्र में क्या है, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों का विनिर्माण बढ़ गया है। अब देखिए, इस प्रकार के उद्योगों में यंत्र, मानव, ऑटोमेटिक जो जैसे रोबोट है, कंप्यूटर आधारित डिजाइन, निर्माण, धातु
प्रगलन, शोधन, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण और नियंत्रण एवं नए रासायनिक और औषधीय उत्पादन होते हैं। यानी कि नई नई जो समझ लीजिए आप, नई नई जो हमारे तकनीकी आती हैं, जैसे औषधि, नई कोई औषधि आ गई है, पुरानी औषधियाँ थी उनको फैल करके नई औषधियाँ आ गई हैं, या कोई नया रसायन बना दिया जिससे उत्पादन बढ़ जाता है, चाहे कृषि का उत्पादन हो या दूसरी डिजाइन वगैरह हैं, वो ऐसी चीज़ें होती हैं उच्च प्रौद्योगिकी में आती हैं। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग जो होते हैं वे विशाल भवनों, कारखानों और भंडार क्षेत्रों के स्थान पर आधुनिक, नीचे साफ सुथरे बिखरे कार्यालयों और प्रयोगशालाओं पर आधारित होते हैं। यानी कि जो उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग होते हैं उसमें अच्छी प्रकार की हाई क्वालिटी की लैब भी होती है और एक आधुनिक ऑफिस भी होते हैं और साफ सुथरा उनका काम होता है। ये उच्च प्रौद्योगिकी में आते हैं। इसमें यहाँ एक चीज़ और बता देता हूँ, जो उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग होते हैं इसमें थोड़ा सा प्रदूषण का कम प्रभाव होता है, कम प्रदूषण ये फैलाते हैं। अगला इसमें देखिए वायु प्रदूषण। देखिए जो लेसन है हमारा, कुछ चुने हुए हमारे जो प्रदेश हैं जो जोग्राफिकल, उसमें वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है और भूमि प्रदूषण है और जल प्रदूषण है। ये चारों प्रदूषण ये आपको सेट में टकराएंगे, ये चारों प्रदूषण आपको टकराएंगे, आपके पेपर में आएंगे। वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। तो यहाँ पर मैं वायु प्रदूषण के बारे में बता रहा हूँ आपको। वायु प्रदूषण के कारण व प्रभावों का वर्णन करना है। देखिए वायु जो प्रदूषित हो जाती है किस कारणों से होती है और उसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे जीवन के ऊपर, वो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि वायु प्रदूषण से हमें क्या समस्याएं महसूस करते हैं, क्या समस्याएं हमने झेलनी पड़ती हैं। देखिए वायु प्रदूषण जो है, वायु प्रदूषण मनुष्यों, जंतुओं और संपत्ति के लिए हानिकारक धूल, धुआं, गैस, कुहासा, दुर्गंध और वाष्प जैसे सदूषकों की जो वायु में वृद्धि हो जाती है तो उसको वायु प्रदूषण कहते हैं। यहाँ पर एक क्लियर कट मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ कि हमारी जो वायु है, हमारा जो वातावरण है जिसमें जो हम सांस लेते हैं, इस वायु में जिनकी हमने आवश्यकता नहीं, अनावश्यक पदार्थ, अनावश्यक तत्व, अनावश्यक जो घटक हैं वो बढ़ जाएंगे तो वो वायु प्रदूषित हो जाती है, जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता से ज़्यादा बढ़ जाते, जैसे धूल हो सकता है, धुआं हो सकता है, कोई ऐसी विषैली गैस हो सकती है, कुहासा हो सकता है, तो ये चीज़ें, दुर्गंध भी हो सकती है, वाष्प भी हो सकते हैं, वो बढ़ जाएंगे तो उसको वायु प्रदूषण के नाम से जानते हैं, पुकारते हैं, उसको वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु ही प्राणों का आहार है। देखिए हम जब सबसे पहले हम जीने के लिए हमें हवा की ज़रूरत पड़ती है। हम सांस लेते हैं, 1 मिनट में कई बार सांस लेते हैं, जबकि हम पानी बाद में पीते हैं, 2-3 घंटे बाद पानी पीते हैं, 4-5 घंटे बाद खाना खाते हैं। तो सबसे पहले हमारे जीने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। वायु ही प्राणों का आहार है। स्वस्थ रहने के लिए मनुष्य को शुद्ध वायु की ज़रूरत पड़ती है। स्वस्थ रहना है आपने तो हमें शुद्ध वायु, तभी तो हम सुबह वॉक करते हैं, घूमने जाते हैं, सैर करने जाते हैं, शुद्ध हवा होती है सुबह सुबह। तो स्वस्थ रहने के लिए मनुष्य को शुद्ध वायु की ज़रूरत पड़ती है। यदि आप शुद्ध वायु लेते हो तो आप स्वस्थ रहोगे। वर्तमान में विभिन्न कारणों से वायु प्रदूषण हो रही है। अनेक कारण हैं वायु प्रदूषण के, जिनके परिणाम स्वरूप मनुष्य अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो रहा है। वायु 2 तरह से प्रदूषकों से प्रदूषित होती है। 2 प्रकार के जो घटक हैं जो प्रदूषक फैलाते हैं, प्रदूषण करते हैं वायु में, वो कौन से हैं? एक तो प्राकृतिक वायु प्रदूषक, जो प्रकृति के द्वारा भी कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो हमारी वायु को प्रदूषित कर देते हैं, जिसमें ज्वालामुखी मुख्य है। ज्वालामुखी, देखिए ज्वालामुखी का जब उद्भेदन होता है, विस्फोट होता है, ज्वालामुखी नीचे से लावा निकलता है और वो लावा के साथ अनेक प्रकार की धूल कण, गैस, जलवाष्प से राख, धुआं होता है और वो क्या करते हैं, वो हमारे वायुमंडल में फैल जाते हैं, जिससे वायु प्रदूषित हो जाती है। समुद्री लहरें, समुद्र की जो लहरें हैं उसमें नमक है, आपको पता है। आप समुद्र के किनारे जाओगे तो आपको आपकी ऐसी हवा जैसे चिपचिपी सी आपको महसूस होगा त्वचा के ऊपर, तो अलग प्रकार की वो नमक वाली ऐसी वो उसमें लहरें होती हैं, वो भी प्रदूषण का कारण बनती हैं। तूफान आता है, आंधी तूफान आते हैं, वो भी वायु को खराब कर देते हैं, प्रदूषित कर जाते हैं। प्राकृतिक आपदाएं हैं, प्राकृतिक आपदाओं, मान लीजिए को आंधी आ गई है, दूसरे प्राकृतिक भूकंप आ गया है, जैसे उससे भी हमारी वायु, भूकंप आने से कई जीव जंतु, पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं, जिससे उनकी दुर्गंध होती है और वायु में फैल जाती है और हमारी वायु प्रदूषित हो जाती है।
फिर है आग। आग से जैसे जंगलों में आग लग जाती है, चिंगारियाँ, चट्टानें टकराती हैं, टूटती फूटती हैं, वो प्राकृतिक कारणों से आग लग जाती है, जिससे हमारी वायु प्रदूषित हो जाती है। दूसरा कारण है मानवीय। जो मानवीय प्रदूषक हैं, मानव भी इस हमारी वायु को प्रदूषित कर रहा है, जिसमें कोयला है। हम रोज़ाना कोयले का प्रयोग करते हैं, बड़ी बड़ी चिमनियाँ हैं, कारखाने हैं, लोहा इस्पात केंद्र हैं, वहाँ पर धुआं निकलता है कोयले को जलाने से। परमाणु विस्फोट करते हैं, परीक्षण करते हैं, मोटर वाहन चलाते हैं, गाड़ियां चलाते हैं, खनन कार्य करते हैं, खान खोदते हैं जिससे धूल मिट्टी निकलती है। रासायनिक प्रक्रियाएं भी करते हैं, हम लैब में कुछ रसायनों को मिलाते हैं जिससे भी विस्फोट होता है। रसायनों में कोई अलग प्रकार की ऐसी गैस निकलती है जो वायु को प्रदूषित कर देती है। कीटनाशकों का उपयोग कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन हम खेतों में कीटनाशक डाल रहे हैं, उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए, उत्पादन को बढ़ाने के लिए कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, जो वायु का प्रदूषण का कारण बनती हैं। तो ये अब कहता है कि वायु प्रदूषण के कारण जो वायु निम्नलिखित कारणों से प्रदूषित होती है। ये कारण दो प्रकार के हैं, एक भौगोलिक कारक है, एक मानवीय कारक है। ये कारक मैंने वैसे बता दिए थे। अब इसके जो उपाय आप कर सकते हो, जो कारण हैं उन पर रोकथाम लगा दोगे तो वायु प्रदूषण कम हो जाएगा। पेड़ पौधे लगा दीजिए, चिमनियों को जो हाइट है ऊंची कर दीजिए, और अच्छी प्रकार के जो वाहन हैं उनकी रिपेयर करवाते रहें समय पर, अच्छे वाहनों का यूज कीजिए। तो इस प्रकार हम वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। अगला प्रश्न है बस्तियों, धमाकेदार प्रश्न है भाई। इसको तो आप है ना, इसको तो अभी नोट कर लो, कहीं कापी के कोण में नोट कर लो, कहीं भी नोट कर लो। प्रश्न है बस्तियों की आकृति के आधार पर वर्गीकरण करें। यानी कि जो बस्तियां जो होती हैं, जो ग्रामीण बस्तियां हैं, उनका प्रारूप, मॉडल, प्रारूप के आधार पर बस्तियों का वर्णन करना आता है। धमाकेदार प्रश्न है 5 नंबर का। बस्तियां जो हैं वो प्रारूप के आधार पर कितने प्रकार की होती हैं, उनका आपने छोटा छोटा चित्र सा भी बना देना है। तो बस्तियों का जो प्रारूप होता है, वो प्रतिरूप होता है, जो मॉडल होता है, जो आकृति होती है, उस आधार पर हम इसको देखते हैं। पहली जो बस्ती का जो प्रारूप है, रेखीय प्रारूप, लाइनर पैटर्न जो होता है, जब बस्ती किसी रेखा के रूप में, देखिए आपको पता है कि कोई नहर है, कोई नदी है, या कोई सड़क है, कोई रेलवे लाइन है, हम उसके दोनों तरफ घर बना लेते हैं तो वो रेखीय प्रतिरूप बन जाता है। देखिए रेखीय प्रतिरूप वाले गांव अधिकतर किसी सड़क के दोनों तरफ, सड़क हो सकती है, नदी हो सकती है, या कोई नहर हो सकती है, या कोई आपकी रेलवे लाइन हो सकती है, एक रेखा के रूप में जब हम घर बना लेते हैं तो रेखीय प्रतिरूप कहलाता है। देखिए मैं आपको इसका चित्र दिखा देता हूँ। देखिए चित्र है, ये चित्र देखिए आप, इसका जो रेखीय प्रतिरूप है, इसका आपने चित्र देख लेना है। आपने ऐसे चित्र बना दें। देखिए ये रेखीय प्रतिरूप है, ये रेखीय प्रतिरूप है। यहाँ आप देखिए ये इस तरफ रेलवे लाइन है और ये सड़क है, इस सड़क के दोनों तरफ मकान बना दिए गए हैं, तो ये रेखीय प्रतिरूप बन जाता है। तो ये आपने ऐसा छोटा सा चित्र भी बना सकते हो। ये 5 नंबर आपके खरे हैं, इसको आपने घोट के पी जाना है इस क्वेश्चन को। दूसरा है आयताकार प्रतिरूप, रेक्टेंगल जो पैटर्न है जिसमें आयत की भांति यानी कि घर बन जाते हैं, वैसे प्रतिरूप को आयताकार प्रतिरूप कहते हैं। इसमें देखिए आयताकार प्रतिरूप ग्रामीण बस्तियों का एक प्रतिरूप होता है जिसमें समतल प्रदेश अथवा चौड़ी अंतरा पर्वतीय घाटियों में पाए जाते हैं। इन बस्तियों में सड़कें जो होती हैं समकोण होती हैं, आयताकार होती हैं, और गलियों व सड़कों प्राय एक दूसरे पर समकोण पर काटती हैं, ये आयताकार होती है। फिर है वर्ताकार प्रतिरूप, वृत्त के आकार में, कि सर्कल के किसी जोड़ के, किसी तालाब के चारों तरफ, कुएं के चारों तरफ लोग रहने लग जाते हैं, घर बना लेते हैं, तो उसको वर्ताकार प्रतिरूप बोलते हैं। ये सर्कुलर पैटर्न होता है। कोई कुआं है, कोई तालाब है, उसके चारों तरफ घर बना लेते हैं और बीच में जो जगह रहती है वहीं वहीं अपने पशुओं को रख लेते हैं, तो ऐसी बस्ती को क्या बोलेंगे, वर्ताकार प्रतिरूप कहते हैं। जो वर्ताकार प्रतिरूप भारत के पश्चिमी बंगाल में अधिकांश पाई जाती है। धमाकेदार है, 1 नंबर का नोट कर लो भाई। वर्ताकार जो प्रतिरूप हैं पश्चिमी बंगाल में अधिकांश गांव किसी तालाब या चारों ओर विकसित हो जाते हैं। वर्ताकार गांव के जो प्रतिरूप में गलियां गांव के केंद्र से बाहर की ओर निकलती हैं, केंद्र से बाहर की ओर ये निकलती हैं वर्ताकार में, प्रतिरूप में। और ये वर्ताकार मुख्य रूप से दक्षिण भारत में खूब मिलते हैं। तालाबों के, दक्षिण भारत में तालाबों से सिंचाई की जाती है, इसलिए यहाँ तालाबों सिंचाई करते हैं लोग, तालाब के आसपास बस जाते हैं, तो वो वर्ताकार प्रतिरूप बन जाता है। तारक, स्टार जो पैटर्न है, प्रतिरूप है, एक तारे की भांति जब 2-3 रोड क्रॉस कर जाते हैं एक दूसरे के, तो वो चौराहा बन जाता है, वो एक तारा सा बन जाता है। तो ऐसी आकृति जब बन जाती है, वहाँ मकान बना लेते हैं, तो उसको तारक प्रतिरूप बोलते हैं। आरंभ में इस प्रकार की ग्रामीण त्रिज्या के आकार में विकसित होने लगते हैं और धीरे धीरे ये केंद्र
केंद्र से बाहर की ओर जाने सड़कों पर, गलियों और किनारों पर फैलते जाते हैं। इस प्रकार इसका प्रतिरूप कैसा हो जाता है? तारे के समान होता है। देखिए तारक प्रतिरूप होता है, देखिए यहाँ पर ये चौकपट्टी वाली होगी, रेखीय हो गई। तारक स्टार ये वर्ताकार प्रतिरूप हो गया, टी आकार की हो गई। और ये दोहरा मार्ग हो जाता है जब एक मार्ग एक कहीं से, ये तारे की आकार की ये होती है। जैसे स्टार देखिए आपको दिखाई दे रहा है, तारक आकृति, ये तारे के आकार के प्रतिरूप होता है। ये बीच में केंद्र है और इस केंद्र से चारों तरफ आपस में रोड ऐसे जा रहे हैं। ये इस प्रकार ऐसी जो बस्ती बन जाती है तो उसको तारक आकार की प्रतिरूप कहते हैं। अब देखिए अगला जो बस्ती का प्रारूप है वो कौन सा है? टी आकार। टी आकार की वाई यानी वाई की आकार की भी हो सकती है, टी एल आकार की भी बोल देते हैं, क्रॉस आकार की बोल देते हैं। टी वाई शेप, एल शेप, एक ही बात है। तो ऐसी जो बस्ती होती है आकार में बस्ती, सड़कों के तिराहायों पर विकसित होती हैं। 3 राह होते हैं, इसमें 3 राह निकलते हों तो ऐसी बस्ती टी टी टाइप, वाई, एल टाइप की बन जाती है। जब किसी क्षेत्र में मुख्य मार्ग के कोई दूसरा छोटा मार्ग काटता है तो तब टी आकार की विकसित हो जाती हैं। वाई आकार की प्रतिरूप भी बन जाते हैं। देखिए इस प्रकार यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, टी आकार की या वाई आकार की दोहरे मार्ग हैं। ये देखिए तारे की भांति हो गई, चौकपट्टी वाली होगी, टी आकार की। देखिए टी बन गई है ना, यहाँ पर टी बनी हुई है, ये यहाँ पर वाई बन गई या ये टी बन गई है, तो टी आकार का प्रतिरूप बन जाता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न तो भाई बिल्कुल न्यू है, इसको तो चाप जाइयो। इस प्रश्न को तो कति पी जाना, इस प्रश्न को पी जाना। क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र। इंदिरा गांधी नहर, इसको राजस्थान नहर भी बोलते हैं, ये राजस्थान में है। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए उपाय सुझाएं भाई। इंदिरा गांधी नहर जो है ये भारत में सबसे बड़े नहर तंत्रों में से एक है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो इंदिरा गांधी नहर है ये एशिया की सबसे लंबी नहर है। इससे पहले राजस्थान नहर के नाम से इसको पुकारा जाता था। देखिए इंदिरा गांधी नहर को पहले राजस्थान नहर के नाम से पुकारते थे। इस जो नहर की संकल्पना जो है सन 1948 में कंवर सेन जी ने प्रस्तुत की थी। ये 1948 में, हम 1947 में स्वतंत्र हो गए थे और 1947 के बाद 1 साल बाद हमने इसका जो संकल्पना है, इसकी कॉन्सेप्ट है, वो कंवर सेन ने प्रस्तुत की। और 31 मार्च 1958 को प्रारंभ हुई। यह नहर पंजाब के हरिके ब्यास नदी के ऊपर है। हरिके बैराज पंजाब से एक हरिके बैराज यानी कि बांध बनाया गया है। उस हरिके बैराज से ये हमारी जो इंदिरा गांधी नहर है ये निकाली जाती है। तथा राजस्थान के थार मरुस्थल, थार जो डेजर्ट है, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, थार मरुस्थल में पाकिस्तान की सीमा के पैरेलल समानांतर 40 किलोमीटर की औसत दूरी पर बहती है। जो हमारी सीमा है भारत और पाकिस्तान की, उसके 40 किलोमीटर उसके पैरेलल चलती है। यह नहर है 1963 लाख हेक्टेयर भूमि को, कमान क्षेत्र को सिंचाई देती है। सिंचाई के लिए मुख्य इसका उद्देश्य रहा है, सिंचाई के लिए बनाई गई थी। और इतना 19.63 लाख हेक्टेयर जो क्षेत्र है उसको प्यास बुझाती है ये नहर। इस नहर तंत्र की कुल नियोजित लंबाई लगभग 9060 किलोमीटर है। कुल कमान क्षेत्र में से 70% क्षेत्र का निर्माण जो है वो क्या किया गया? प्रवाह तंत्रों और शेष क्षेत्र का निर्माण लिफ्ट तंत्र के द्वारा किया गया। लिफ्ट, यहाँ पर अनेक लिफ्ट लगाई गई हैं पानी को ऊपर उठाने के लिए, क्योंकि वो डेजर्ट इलाका है, ऊंचा है, टीले हैं। तो टीले हैं तो वहाँ लिफ्ट लगानी पड़ती है, पंप लगाने पड़ते हैं, मोटर लगानी पड़ती है, ताकि उस पानी को ऊपर पंपिंग करके आगे उसको बढ़ाया जा सके। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने वाले उपाय बताए हैं। वो उपाय देखिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के जो पारिस्थितिक जो इकोसिस्टम जो पोषण पर कई विद्वानों द्वारा सवाल उठाए गए हैं। काफ़ी विद्वानों ने सवाल उठाए हैं कि ये जो है, जो इंदिरा गांधी नहर है ये सतत पोषणीय विकास के लिए अच्छी नहीं है। काफ़ी इसमें आलोचनाएं हुई हैं। फिर भी देखते हैं इसमें विगत 4 दशकों में, पिछले 4 दशकों में जिस प्रकार से इस क्षेत्र में विकास, डेवलपमेंट जो हुआ है, तथा इससे जिस तरह भौतिक पर्यावरण का ह्रास, निम्नीकरण हुआ है। विकास तो हुआ है, भौतिक पर्यावरण का कुछ ह्रास भी हुआ है। कि देखो आप जो इंदिरा गांधी नहर है उसके आसपास देखिए सेम की समस्या बढ़ गई है। वहाँ रिसाव होता है पानी का, जिससे वो जो भूमि है वो नमकीन दलदली हो गई है, जल स्तर बढ़ गया है उस क्षेत्र का, उससे निम्नीकरण हुआ है भूमि का। कुछ उन विद्वानों के इस नज़रिए को बहुत ही हद तक सही ठहराया गया है। यह तथ्य बिल्कुल मान्य है कि कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु क्या किया गया है?
मुख्य रूप से इकोसिस्टम जो पारिस्थितिक सतत पोषणीय पर जोर देना पड़ेगा। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए 7 उपाय प्रस्तावित किए गए हैं। यहाँ पर आपने इसको अंडरलाइन कर लेना है कि इंदिरा गांधी नहर जो कमांड क्षेत्र है उसमें कितने उपाय प्रस्तावित किए गए हैं। 7 उपाय इसमें सुझाए गए हैं। इसमें से पहले जो 5 उपाय हैं वो इकोसिस्टम पारिस्थितिकी संतुलन के पुनर्स्थापन पर बल देते हैं। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने वाले इन उपायों का वर्णन इस प्रकार है। पहली तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण जरूरत यह है कि जल प्रबंधन नीति को कठोरता से लागू किया जाए, क्रियान्वित किया जाना चाहिए। इस नहर परियोजना, ये जो नहर परियोजना है इसके 2 चरणों में इसका विकास है। पहला चरण जो है कमान क्षेत्र में फसल रक्षण सिंचाई तथा चरण सेकंड में फसल उगाने की तथा चरागाहों के विकास पर बल दिया गया है। हेतु विस्तारित सिंचाई की व्यवस्था है। इसमें 2 चरणों में इसमें काम है, 2 चरणों का इसका डिवाइड किया गया है। पहला जो कमान क्षेत्र है उसमें फसलों के लिए सिंचाई की व्यवस्था है। दूसरे चरण का जो क्षेत्र है उसमें चरागाह भूमि के लिए इसको बनाया गया है। इसमें 2 कमान क्षेत्र हैं, प्रथम और सेकंड। इस क्षेत्र में फसल जो सस्यन जो प्रारूप के में क्या है, सामान्यतः जल संघनन फसलें नहीं बोनी चाहिए। ये सुझाव देता है कि यहाँ पर हमें अधिक पानी की जिसकी आवश्यकता होती है ऐसी फसल वहाँ पर नहीं बोनी चाहिए। जैसे चावल है, गन्ना है। इस पर अमल करते हुए कृषकों को बागवानी खेती के अंतर्गत खट्टे फलों पर कृषि करनी चाहिए। ये सुझाव दे दिया कि यहाँ पर हमने चावल जैसी फसलें नहीं बोनी चाहिए, यहाँ हमने बागवानी का क्षेत्र जो है बढ़ाना चाहिए और खट्टे फल जैसे संतरा है, किन्नू है, जैसे अंगूर है और जैसे आपके ये दूसरे नींबू है, इन क्षेत्रों का जो बाग है वो बढ़ा देना चाहिए। तीसरा है नालों को पक्का करना है। देखिए नाले पक्के करने चाहिए। यदि कच्चे नाले हैं तो वहाँ जल का रिसाव ज़्यादा होगा और वो मिट्टी जो है वो रेतीली है जिससे पानी खराब होगा। तो तीसरा सुझाव दिया गया है, 7 सुझाव हैं कि नालों को पक्का करना चाहिए। भूमि विकास का समतलन को ओसरा बारबंदी, यानी कि जो पानी देते हैं किसान उसमें ओसरा होना चाहिए। बारबंदी यानी कि आज तेरा ओसरा है भाई, तड़का तेरा ओसरा है भाई, तड़का उसने पानी लाना है, परसों उसने पानी लाना है। तो ओसरा होना चाहिए कि एक दिन उसका पानी का वार है, एक दिन उसका पानी का वार है। ये हमने अपनाना पड़ेगा, तभी वो सतत पोषणीय विकास हो सकता है इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में। पत्ती जैसे कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देना पड़ेगा, प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। ऐसा करके बहते जल की मार्ग में होने वाली जो अक्षति हानि को कम किया जा सकता है। यानी कि ओसरा होना चाहिए और जो नाले हैं वो पक्के होने चाहिए और भूमि को समतल कर देना चाहिए ताकि पानी कम लगे, पानी की बर्बादी कम हो सके। फिर है जो 4th जो उपाय बताया गया है सतत पोषणीयता के लिए, इस तरह जलाकांता यानी कि जो वाटर लॉगिंग जो सिस्टम है, जो पानी का रिसाव हो रहा है तथा लवणता से प्रभावित भूमि का सुधार किया जाना जाएगा। ये एक उपाय है कि जो जैसे लवणता है जिस भूमि में पानी का रिसाव बढ़ रहा है, सेम की समस्या बढ़ रही है, जो नीचे का जल स्तर बढ़ रहा है और जो लवणता जो प्रभावित भूमि है उसको भी सुधार करने की आवश्यकता है। ये हमारा 5वां है। इस क्षेत्र में खासकर चरण सेकंड चरण किसके लिए था? चरागाह भूमि के लिए था। ये आपने नोट कर लेना है। चरागाह भूमि सेकंड चरण में आती है, सिंचाई का चरण जो है वो फर्स्ट में आता है। फिर है क्षेत्र में निर्धन आर्थिक स्थिति वाले भू आवंटित को कृषि को हेतु पर्याप्त मात्रा में वित्तीय सहायता देनी चाहिए। कुछ संस्थाएं वहाँ पर सक्रिय होनी चाहिए। जो निर्धन लोग हैं, जिसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, उनको भूमि दे करके या उनको व्यवस्था करनी चाहिए कि ताकि वो भी उसका फ़ायदा उठा सके। फिर है 7वां जो उपाय, क्षेत्र के आर्थिक सतत पोषणीयता विकास की संकल्पना को साकार करने के लिए कृषि तथा इससे संबंधित क्रियाकलापों को अर्थव्यवस्था के दूसरे सेक्टरों के साथ साथ विकसित करना पड़ेगा। केवल कृषि और पशुपालन से इस क्षेत्र का क्या है,
इसको सतत पोषणीयता को प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऐसा करने से इस क्षेत्र में आर्थिक विविधीकरण होगा और मूल आबादी व गाँव जो हैं वो विकसित हो जाएंगे। कृषि सेवा केंद्र और विपणन केंद्रों के मध्य प्रक्रियात्मक संबंधों की स्थापना होगी। यहाँ पर ये कहना चाहता है कि यहाँ के जो लोग किसान जो लोग हैं वो हमने केवल यहाँ पर कृषि कार्य को ही एक ध्यान नहीं देना है, इसके अतिरिक्त दूसरे जो क्षेत्र हैं उनको भी विकसित करना पड़ेगा। जैसे मंडी बनानी है, जैसे परिवहन की व्यवस्था करनी है, संचार की व्यवस्था करनी है, ये भी जरूरी हो गया है इस क्षेत्र को विकास के लिए। ये सतत पोषणीय विकास तभी संभव हो सकता है। अगला प्रश्न है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। देखिए जनांकीय संक्रमण 2024 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, लेकिन ये बार बार क्वेश्चन आता है। जनांकीय संक्रमण की जो सिद्धांत की जो अवस्थाएं हैं मुख्य रूप से बतानी है हमने, और इसमें एक बच्चों नोट कर लेना कि इसमें आपने चित्र जरूर बना देना है। जो डायग्राम है वो डायग्राम जरूर बना देना है आपने कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं वो बता देनी है। देखिए वो अवस्थाएं जो हैं 3 हैं। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की मुख्य 3 अवस्थाएं हैं और 5 उसके प्रकार हैं। प्रकार जो हैं वो 5 हैं, अवस्थाएं 3 हैं। ये ध्यान से मैं इसको आपको समझाऊंगा, इसको नोट कर लेना अच्छी प्रकार से। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ज्योग्राफी का अच्छा प्रश्न है। देखिए विश्व की जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में नज़र डाली जाए तो जनसंख्या के विकास की विभिन्न अवस्थाएं दृष्टिगोचर होती हैं। हम जनसंख्या का जो इतिहास देखते हैं दुनिया का, तो आप देखोगे कि पहले जनसंख्या में क्या चीज़ें थी, आज क्या हैं, क्या क्या विभिन्नताएं आई हैं, और टाइम के अनुसार काफ़ी जो अवस्थाएं स्टेज हैं विभिन्नताएं आई गई हैं, देखी गई हैं। समय के साथ साथ जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन, टाइम के अनुसार समय के साथ साथ जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को जनांकीय संक्रमण कहते हैं। बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है इसने कि टाइम के अनुसार जनसंख्या, किसी देश की, प्रदेश की, दुनिया की जनसंख्या टाइम के अनुसार जो चेंजिंग आते हैं उस चेंजिंग को, उस परिवर्तन को ही जनांकीय संक्रमण कहा जाता है। और ये जो परिवर्तन आए हैं इस दुनिया की जनसंख्या में वो 3 अवस्थाओं में मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। कहता है कि किसी क्षेत्र को, किसी प्रदेश के किसी क्षेत्र को जनसंख्या के वर्णन तथा भावी जनसंख्या के पूर्वानुमान हेतु जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। कैसे? कहता है कि यह सिद्धांत हमें बताता है कि जैसे कि समाज ग्रामीण, खेतीहर तथा अशिक्षित अवस्था में उन्नति कर नगरीय, औद्योगिक तथा साक्षर बनता है, जो कि किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर तक परिवर्तन ला देता है। ये परिवर्तन 3 अवस्थाओं में होते हैं जिन्हें सामूहिक रूप से जनांकीय चक्कर कहा जाता है। ये जो परिवर्तन है वो 3 अवस्थाएं में होती हैं। यहाँ पर मैं आपको फिर समझा देता हूँ। ये कहता है कि जो दुनिया की जनसंख्या है वो मुख्य रूप से किस प्रकार अनपढ़ थी पहले और फिर बाद में शिक्षित होने लगी, और जो अनपढ़ थी उस टाइम क्या जन्म दर थी, क्या मृत्यु दर थी, और जब शिक्षित हो गई तो उसमें क्या जन्म दर हुआ, क्या मृत्यु दर हुआ, क्या चेंजिंग आया है, उस परिवर्तन हुआ है। वही जनांकीय संक्रमण की जो अवस्थाएं हैं वो हमें परिलक्षित करती हैं, बताती हैं। ये ग्राफ आपने बना देना है। ये ग्राफ देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ ग्राफ। इस ग्राफ से आप बिल्कुल ईजी से समझ जाओगे। फिर मैं इसको आपको जो थ्योरेटिकल आपको बताऊँगा। देखिए ये 3 अवस्थाएं हैं। ये उतार चढ़ाव देखा गया है विश्व की जनसंख्या में। 3 अवस्थाएं हैं। जो पहली अवस्था है इसमें क्या था कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही हाई थी। पैदा भी गणे हुए थे आदमी, मरे भी गणे थे। आप देख तो अपने यहाँ को बिहारी बिहूरी होते हैं, देखते हैं ना, जो फसल काटने के लिए, चावल की फसल काटने के लिए आते हैं, काफ़ी मजदूरी पर आते हैं बाहर के लोग, तो उनके अच्छी जनसंख्या पैदा करते हैं, अच्छे उनके बालक होते, मरते भी इतने ज़्यादा हैं। तो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही हाई होती हैं, ऊंच होती हैं जनांकीय संक्रमण की पहली अवस्था में। जो स्टेज फर्स्ट है वो काफ़ी गरीब लोगों को दर्शाती है। हमारी इस धरती के ऊपर आज से लगभग 200-300 वर्ष पहले सभी देश, जो आज अमेरिका, जापान, जो चीन है, जो भी विकसित लोग हैं, ये भी आज से 200-300 साल पहले ऐसी स्थिति थी उनके पास कि वो क्या था कि जनांकीय संक्रमण की पहली अवस्था में थे। और ज़्यादा जन्म दर थी, ज़्यादा मृत्यु दर थी। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही हाई होंगी तो क्या होगा, जनसंख्या नहीं बढ़ेगी। मरनी भी गणे हैं, पैदा होनी भी गणे हैं, तो जनसंख्या नहीं बढ़ेगी। दूसरी जो अवस्था है वो बड़ी भयानक अवस्था है। देखिए स्टेज सेकंड जो अवस्था है उसमें बड़ा ही भयानक, इसको बोलते हैं जनसंख्या प्राकृतिक वृद्धि की अवस्था है, जनसंख्या विस्फोट की अवस्था है ये। इस अवस्था में जन्म दर तो वैसी ही बनी रहती है और मृत्यु दर
कम हो जाती है तो उससे जनसंख्या विस्फोट होता है, जनसंख्या बढ़ जाती है। और भारत जैसे जो विकासशील देश हैं वो इस अवस्था में हैं जहां जन्म दर ऊंची है जबकि मृत्यु दर क्या हो गई, कम हो गई, जिससे जनसंख्या बढ़ रही है। तीसरी अवस्था अच्छी उच्च कोटि की अवस्था मानी गई है, जो अच्छे क्वालिटी जो लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो विकसित राष्ट्र हैं, वो देखी गई है। तीसरी अवस्था उनमें देखी गई है। तीसरी जो अवस्था है उसमें निम्न उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, यानी कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही निम्न हैं। और तीसरी अवस्था की जो लास्ट स्टेज है, जो लास्ट प्रकार है, पांचवा तीसरी अवस्था है, और उसकी अंतिम जो प्रकार है, पांचवा जो प्रकार है, उसमें देखा गया है कि जन्म दर मृत्यु दर से कम है, तो वहाँ जनसंख्या वृद्धि दर निम्न नेगेटिव में है, यानी कि वहाँ कभी जनसंख्या बढ़ नहीं सकती। और वो देश कौन से हैं? जापान हैं, यूरोपियन जो देश हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इटली, फ्रांस, ये तीसरी अवस्था में आते हैं। अब देखते हैं, इसको समझा देता हूँ मैं आपको, इस थ्योरेटिकल आपको समझाता हूँ अवस्थाओं को। देखिए, अवस्था पहली अवस्था, वैसे मैंने आपको ग्राफ पे समझा दिया है। इस प्रश्न को बिल्कुल घोट की पी जाना, इस प्रश्न को याद कर लेना, और मैंने कई बार क्लास में समझा भी रखा है, और इसको देख लेना। अब देख समझिए, प्रथम अवस्था जो है जनांकी की संक्रमण की प्रथम अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंच होते हैं, दोनों ही हाई होते हैं। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण यह है कि लोग महामारी से मर जाते हैं, भूखमरी से मर जाते हैं, मृत्यु दर की भरपाई ज़्यादा पुनरुत्पादन से करते हैं। यानी कि जो लोग घने मर गए तो उसका उत्पादन दोबारा कर देंगे, यानी कि उसकी पूर्ति करते हैं कि और पैदा कर लो। घने मर गए भाई महामारी से, क्योंकि वो लोग गरीब थे, अशिक्षित थे, सुविधाएं नहीं थी। जो मृत्यु दर ज़्यादा थी उसकी भरपाई करते हैं दोबारा उत्पादन करके, नए बालक पैदा करके। और जनसंख्या वृद्धि मंद होती है क्योंकि मरणीय ज़्यादा है, पैदा होनी भी ज़्यादा है, तो जनसंख्या मंदी मिलेगी वहाँ वृद्धि दर। तथा अधिकतर लोग कृषि से जुड़े होते हैं, यहाँ बड़े परिवारों के ऊपरी सम्मिलित माना जाता है, इसमें काफ़ी बड़े परिवार होते हैं। अधिकतर लोग अशिक्षित होते हैं। इसकी एक विशेषता है, प्रथम अवस्था में लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, प्रौद्योगिकी निम्न स्तर की होती है, जो टेक्नोलॉजी नहीं होती उनके पास निम्न स्तर की टेक्नोलॉजी होती है, तथा यानी कि यंत्र भी हाथ से बनाए रखते हैं वो कृषि के। तथा जीवन प्रत्याशा निम्न होती है। जीवन प्रत्याशा निम्न का मतलब है लोग कम साल तक जीते हैं। देखिए, जापान की जीवन प्रत्याशा दुनिया में सबसे ज़्यादा है, और महिलाओं की जीवन प्रत्याशा पुरुषों से ज़्यादा होती है। आपने सुना होगा, काटड़े क्या है, ज़्यादा मरे हैं, काटड़ी कम मरे हैं। नहीं कहा काटड़ा मर गया भाई, जून होगी, काटड़ा गए, तो काटड़े ज़्यादा मरते हैं, काटड़ी कम मरती हैं। यानी कि यहाँ पर क्या है कि महिलाओं की जीवन प्रत्याशा ज़्यादा होती है, महिलाएं कम मरती हैं, पुरुष की जीवन प्रत्याशा कम होती है। जापान में दोनों की हाई है, महिला और पुरुष दोनों की जीवन प्रत्याशा जापान में ऊंच है। लगभग 200 वर्ष, मैंने 200 से 300 वर्ष बताया था, लगभग 200 वर्ष पूर्व तक संसार के सब देश इसी अवस्था में थे। दूसरी अवस्था बड़ी भयानक है भैया। इस अवस्था में शुरू में जन्म दर ऊंची बनी रहती है, जिससे समय के साथ साथ कमी आती है। घटती हुई मृत्यु दर के साथ साथ ही अवस्था का आगमन होता है, और मृत्यु दर में कमी आने से कारण जन स्वास्थ्य संबंधी दशाएं, स्वास्थ्य, साफ सफाई का सुधार हो जाता है, और इसके कालांतर की वजह से जनसंख्या में होने वाली शुद्ध योग वृद्धि ऊंच होती है। यानी कि लोग मरणीय कम हो जाए हैं, साफ सफाई का यूज होने लग जाता है, स्वास्थ्य सेवाएं हो जाती हैं, और जन्म दर बढ़ जाती है। तीसरी अवस्था अच्छी अवस्था है, अंतिम अवस्था है जनांकी की संक्रमण की। इसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ज़्यादा से कमी आ जाती है, यानी कि दोनों ही निम्न रहती हैं, और जनसंख्या स्थिर हो जाती है। और ये इसमें मंद गति से वृद्धि होती है। जनसंख्या नगरीय हो जाती है, पढ़े लिखे लोग हो जाते हैं, शिक्षित हो जाते हैं, जिसके पास उच्च स्तर का जीवन प्रौद्योगिकी होती है, और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हो जाती है, यानी कि जीने की जो उम्र है वो बढ़ जाती है। तीसरी अवस्था अच्छी अवस्था मानी गई है। ये चित्र जो ग्राफ है ये आपने ज़रूर बना देना है पेपर में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न भी ऐसा ही अच्छा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। जल संभर प्रबंध क्या है? क्या आप सोचते हैं कि जल संभर प्रौद्योगिकी विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको अच्छी प्रकार से हम समझते हैं। देखिए, जल संभर का अर्थ है प्रकृति द्वारा निर्मित एक ऐसी क्षेत्र को जिसका जल एक बिंदु की ओर प्रभावित होता है, और उसे जल संभर
कहते हैं। यानी कि जल पहाड़ों पर से छोटी छोटी सरिताओं के रूप में नीचे की ओर प्रभावित होता है, बहता है, संभर संभर के आता है, तो उसको जल संभर कहते हैं। इसकी यह एक विशेषता है, इसे मुद्रा तथा जल संरक्षण की आदर्श नियोजन इकाई बनाती है। इसकी यही मुद्रा यानी कि यही जो इसका फ्लो है पानी का, यही उस जल को क्या करती है, आदर्श नियोजन की इकाई बनाती है। जल संभर प्रबंध से अभिप्राय है मुख्यतः धरातलीय और भूमिगत अंडरग्राउंड वाटर और भौम जल, जो धरातलीय और भूमिगत जो जल है, भौम जल जो है उसको प्रबंध से है। यानी कि जल संभर प्रबंध का मतलब क्या है कि जल संभर प्रबंध से अभिप्राय है कि हमारा जो धरातलीय जो जल है और जो भूमिगत जल है, भौम जल है, अंडरग्राउंड जो वाटर है और धरातल के ऊपर जो पानी बहता है, उस संसाधन को दक्ष अच्छी प्रकार से क्या करना है, प्रबंध करना ही एक क्या है, जल संभर प्रबंध कहलाता है। उसकी व्यवस्था करना ही, उसको बहने से रोकना ही। इसमें बहते जल को रोकना तथा विभिन्न विधियों जैसे अंतःस्रोपण, तालाब, पुनर्भरण, कुएं इत्यादि के द्वारा आदि के माध्यम से भौम जल का संचयन करना, भूमिगत जल को बढ़ा देना, पुनर्भरण करना विस्तृत अर्थ में जल संभर प्रबंध के अंतर्गत आते हैं। सब क्या होते हैं, जल संभर में आते हैं। प्राकृतिक चीज़ें जैसे भूमि, जल, वनस्पति, प्राणियों तथा जल संभर समेत मानवीय संसाधनों के संरक्षण, पुनरुत्पादन तथा विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग को शामिल किया जाता है। यही जल संभर जो प्रबंध है। जल संभर प्रबंध के उद्देश्य, जल संभर प्रबंध का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों और समाज के बीच संतुलित स्थापित करना होता है। इसमें कृषि की उत्पादकता में वृद्धि होती है। इसका उद्देश्य है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य है, जल संभर जो प्रबंध है उसमें कृषि की उत्पादकता में वृद्धि होती है, क्योंकि पानी जो खराब हो रहा है उसको बचा लिया जाता है तो कृषि सिंचाई में यूज कर ले सकते हैं, तो इससे कृषि की उत्पादकता बढ़ जाती है। पशुपालन को ज़्यादा लाभ मिलता है, वहाँ चारागाह विकसित हो जाते हैं जहाँ पर हमने जल संभर प्रबंध कर लिया है। वनों के कटाव को रोका जा सकता है, लोगों को वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं और पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है। जल की लवणता, जो खारापन है वो कम हो सकता है, क्योंकि हम जो वर्षा का जो जल है, जो सरिताओं में जो छोटी छोटी नालियों का जो पानी है, हम कहीं बंदिकाएँ बना करके धरती के नीचे उसको बोरिंग करके नीचे भेज देते हैं, तो उसमें क्या है, नीचे का जो खारा पानी है वो मीठा होने लग जाता है, लवणता कम हो जाती है। प्राकृतिक संसाधनों के दक्ष प्रबंध को बढ़ावा देना, जिससे मृदा अपरदन, बाढ़ से रोकथाम मिल जाती है। मिट्टी का कटाव रुक जाता है, बाढ़ आने से रुक जाती हैं, क्योंकि बंदिखाएँ हमने बना ली हैं पानी को रोकने के लिए। लोगों को, विशेषकर महिलाओं को रोजगार मिल जाते हैं, जिससे जो उनका जीवन स्तर ऊंचा उठ जाता है। ये भी इसका एक बेनिफिट है कि जो वर्षा जल संग्रहण है, जो जल संभर विकास प्रबंध है, उससे महिलाओं को रोजगार मिलता है। महिला कृषि कार्य करने लग जाती हैं उस क्षेत्र में और दूसरे उसको रोजगार मिल जाते हैं। पशुपालन में सहभागिता दर बढ़ जाती है और महिलाओं को रोजगार के अवसर मिलने से वो उनकी जीवन शैली बदल जाती है। अगला इसका फ़ायदा, भूजल स्तर को ऊंचा उठाया जा सकता है, जल की कमी को पूरा किया जा सकता है। जल संभर प्रबंध की सतत पोषणीयता विकास में भूमिका क्या होती है। जो जल संभर प्रबंध किया हमने, जो जल का जो बहता हुआ पानी है उसका हमने जो मैनेजमेंट किया है, उससे किस प्रकार हमारा सतत पोषणीय विकास में भूमिका निभाता है वो कार्य, कि जो हमारा भावी पीढ़ी जो हमारी आएगी उसके लिए भी इसका बेनिफिट क्या रहेगा, यहाँ पर ये हमसे प्रश्न पूछता है। देखिए, जल संभर विकास परियोजनाओं से कुछ क्षेत्रों में पर्यावरण और अर्थव्यवस्था का कायाकल्प करने में सफलता मिली है। देखिए, सुक्को माजरी जैसे आप उदाहरण दे सकते हो, हरियाणा का है, सतना मध्य प्रदेश का है। ऐसी वहाँ पर पहाड़ियाँ थी, उन पहाड़ियों का जो बहता हुआ पानी है, लोगों ने, ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर के वहाँ पर चारों तरफ उस पहाड़ी के बंधिकाएँ बनाई हैं और उस जल को इकट्ठा किया है। फिर भी सफलता कुछ ही प्राप्त हुई है, कुछ हद तक प्राप्त हो चुकी है। जल संभर प्रबंध अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। लोगों में जल संभर विकास और प्रबंध से होने वाले लाभों के प्रति जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। लोग को पूरी तरह जागरूकता नहीं है कि किस प्रकार हम इसको जल संभर जो है उसको विकास कर सकते हैं। वो
ऐसे शिक्षित नहीं हैं, उनको लोगों को पता नहीं है कि ज़रूरत है उनको उसके बारे में जानकारी देने के लिए। और इस एकीकृत जल संसाधन प्रबंध उपागम द्वारा जल उपलब्धता सतत पोषणीयता आधार पर निश्चित रूप से की जा सकती है। ये आवश्यकता है, हम कर सकते हैं। ये आपने इस प्रश्न को अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है ज्योग्राफी का 12वीं क्लास के बच्चों के लिए। ये जो +2 का जो हमारा पेपर होगा उसमें ये यहाँ से प्रश्न बन सकता है, तो इसको नोट कर लेना अच्छी प्रकार से। जल संवर्धन प्रबंध क्या है, क्या आप सोचते हैं कि यह सतत पोषणीय विकास में एक अच्छा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है? ये ज़्यादा बड़ा प्रश्न भी नहीं है और आपको 5 नंबर यहाँ से मिल सकते हैं। एक प्रश्न है, धमाकेदार प्रश्न है, स्वच्छंद उद्योग क्या होते हैं? स्वच्छंद यानी कि स्वतंत्र से भी स्वतंत्र होता है। स्वच्छंद यानी कि ऐसे उद्योग जो स्वतंत्र होते हैं, जो कहीं भी लगाए जा सकते हों, ऐसे उद्योग स्वच्छंद उद्योग कहलाते हैं। ये कच्चे माल पर डिपेंड नहीं होते हैं। ये देख लेते हैं इसमें। ये उद्योग व्यापक विविधता वाले स्थानों पर स्थापित किए जा सकते हैं, कहीं पर हम इनको लगा सकते हैं। यानी कि इनका जो कच्चा माल होता है वो किसी सूटकेस में भी आ सकता है। जैसे घड़ी बनाने का काम है, आप 2 सूटकेस के कच्चा माल ले लो, उस घड़ी बनाने का आप कहीं बैठ करके घड़ी बना सकते हो, छोटे से उद्योग लगा सकते हो। स्वच्छंद ये जो प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, स्थापित किए जा सकते हैं। स्वच्छंद उद्योग किसी भी विशेष प्रकार के कच्चे माल पर आश्रित नहीं होते हैं, जिन्हें भारत के कहीं भी कभी भारत में कमी आती है तो हो चाहे नहीं, जिनके भारत में कमी आती हो चाहे नहीं, ये कहीं पर भी प्राप्त किए जा सकते हैं और कहीं से मंगा सकते हैं कच्चे माल को। और संगठन पुर्जे, जो कल पुर्जे होते हैं, उनको जोड़ करके हम उस उद्योग को चला सकते हैं, निर्भर होते हैं। इनमें श्रमिकों की संख्या कम होती है क्योंकि मशीनों से काम होता है, तथा उत्पादन भी कम मात्रा में होता है। सड़क मार्ग द्वारा पहुँच यानी कि बाजार तक जाना चाहिए उद्योग का स्थित होने जरूरी हैं। और ये उद्योग प्राय प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। इसमें मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि इसमें वे उद्योग आते हैं जो कहीं पर भी लगाए जा सकते हों, जिनका कच्चा माल एक सूटकेस में आ सकता हो, थोड़े से क्षेत्र में रखा जा सकता हो। ये मुख्य रूप से कल पुर्जे जोड़ करके उद्योग चलाए जाते हैं। जैसे घड़ी बनाने का काम है, रेडियो बनाने का काम है, तो ये ऐसे जो उद्योग होते हैं जिनको कहीं लगा सकते हैं। ये आयातित वस्तु पर निर्भर होते हैं मुख्य रूप से, तो ये स्वच्छंद उद्योग में आते हैं। अगला है पंचम क्रियाकलाप क्या है? देखिए, चतुर्थ और पंचम क्रिया, इसमें थोड़ा डिफरेंस बन जाता है। ये सेवाओं में होते हैं क्रियाएं। देखिए, तृतीय जो क्रियाएं हैं वो सेवा में आती हैं और उसी तृतीय क्रियाकलापों में से तृतीय, चतुर्थ और पंचम का विभाजन किया गया है। पंचम क्रियाएं जो होती हैं, देखिए, चतुर्थ क्रियाओं की भांति पंचम क्रियाएं भी एक तृतीय क्रिया का एक ही भाग है, विस्तारित रूप विभाग है, रूप है। क्या है? वरिष्ठ यानी कि सीनियर, वरिष्ठ तथा श्रेष्ठ व्यावसायिक अधिकारी, हाई कॉमर्शियल ऑफिसर जो होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी जिसको अपन बोलते हैं डीसी, अनुसंधान वैज्ञानिक जिसको बोलते हैं रिसर्च जो करते हैं, अनुसंधान करते हैं, वित्त एवं कानून परामर्शदाता होते हैं, कानून के सलाहकार होते हैं, परामर्शदाता होते हैं, को पंचम क्रियाकलापों में लिया जाता है। जो अनुसंधान करते हैं, रिसर्च करते हैं, जो नई नई खोजें करते हैं, आविष्कार करते हैं, सैटेलाइट पे, चंद्रयान, ऐसी चीज़ों का निर्माण करते हैं, टेक्नोलॉजी का निर्माण करते हैं, नई प्रकार की कोई दवाई का निर्माण करते हैं, खोज करते हैं, तो वो पंचम क्रिया में गिने जाते हैं, अंतर्गत रखा जाता है। इन व्यवसायों को गोल्ड कॉलर कहा जाता है। गोल्ड, सुनहरा कॉलर जॉब कहते हैं। ये आपकी ऊंच क्वालिटी की, अच्छी क्वालिटी की जॉब होती है, गोल्ड कॉलर। देखिए, हमने नीला कॉलर है, सफ़ेद कॉलर है, गोल्ड सोना, जिस सोने के से रंग का कॉलर जॉब होती है ये, और ये सबसे ज़्यादा आपको आय देती है और वो क्रियाएं पंचम क्रियाओं में गिनी जाती हैं। तो ये प्रश्न बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, पंचम क्रियाएं क्या होती हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, भारत में अपरंपरागत ऊर्जा के साधनों का वर्णन कीजिए। जो ऊर्जा के अपरंपरागत साधन होते हैं, यहाँ देख लीजिए कि अपरंपरागत का मतलब होता है गैर परंपरागत, जिसको परंपरागत रूप से नहीं यूज कर रहे हम, गैर परंपरागत। इनको नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत बोलते हैं। इनको अक्षय यानी कि
जो कभी ख़त्म नहीं होते ऊर्जा के वे संसाधन भी कह सकते हैं। ये नवीकरणीय होते हैं, नए हो जाते हैं, प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। देखिए बढ़ती जनसंख्या तथा 21वीं सदी के बढ़ती जनसंख्या तथा 21वीं सदी के बढ़ते औद्योगिकरण के कारण हम नगरीकरण योग्य तथा वैकल्पिक ऊर्जा संसाधनों का क्या कर रहे हैं, विकास करने के लिए विवश हो गए हैं। यानी कि जनसंख्या बढ़ रही है, उद्योग रोजाना बढ़ रहे हैं, तो हमने कोयला और पेट्रोलियम के स्थान पर दूसरे ऊर्जा के स्रोतों का प्रयोग करना मजबूरी हो गई है। तो इसलिए आज हम ऐसे संसाधनों की ज़रूरत हो गई है जो चिरकाल तक ऊर्जा दे सकें, लंबी अवधि तक क्या दे सकें, ऊर्जा जिनसे प्राप्त की जा सकती हो। और ऐसे ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत कहलाते हैं, यानी कि जो ख़त्म नहीं हो सकते, ऐसे साधन, ऐसे स्रोत, ऐसे ऊर्जा के साधन जो कभी ख़त्म नहीं हो सकते, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कहते हैं ऊर्जा के। ये प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं और जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ सकते। जैसे सूर्य है, ये ऊर्जा का गैर परंपरागत, अपरंपरागत, नवीकरणीय स्रोत है। देखिए अपरंपरागत ऊर्जा संसाधनों में सौर ऊर्जा है। सूर्य कभी ख़त्म नहीं होगी। सोलर प्लेट लगा लिया आप, आज दिन है, सूर्य है, शाम को नहीं है, कल फिर आ जाएगा सूर्य। इस प्रकार सूर्य तो रहता ही है। पवन ऊर्जा, हवा चल रही है, नहीं चली, कल फिर चल जाएगी, थोड़ी देर में चल जाएगी। बायोगैस है, कूड़ा कचरा रोजाना इकट्ठा होता रहता है, उसको घेरते रहो, उससे गैस बना लो। परमाणु ऊर्जा है ये भी, और ज्वारीय ऊर्जा, ज्वार भाटा जो आता है महासागरों में भी आता रहेगा। भूतापीय ऊर्जा है, जो भूमि के नीचे की गर्मी है, जो मणिकर्ण में है, हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में भूतापीय ऊर्जा का स्रोत है भारत में। आदि प्रमुख हैं ये ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत होते हैं। इसके विपरीत परंपरागत ऊर्जा के स्रोत जैसे कोयला। अब यहाँ पर आपको समझाता है कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कौन से हैं। जैसे कोयला है, कोयला कौन सा है, परंपरागत है, प्रदूषण देने वाला है। पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये खत्म हो जाएंगे एक दिन। आदि पर हम सदैव आश्रित रहे हैं, नहीं रह सकते कहता है। और ये क्या हो जाएंगे, क्योंकि ऊर्जा के स्रोत समाप्त हैं, खत्म होने वाले हैं। अतः अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों का विकास जरूरी है। कुछ अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत जो हैं का वर्णन हम इस प्रकार करते हैं। सौर ऊर्जा बहुत ही अच्छा है। सौर ऊर्जा, सूर्य जो है वो अच्छी ऊर्जा देता है, जिसको फोटोवोल्टाइक तकनीक द्वारा सौर ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में बदल लेते हैं। आजकल हर एक घरों के ऊपर सोलर प्लेट लगाई गई हैं, जो 25 वर्ष तक उनकी गारंटी रहती है, तो कभी ख़त्म नहीं होने वाली ऊर्जा है। सौर ऊर्जा है, देखिए सौर ऊर्जा सबसे ज़्यादा राजस्थान में इसका भविष्य उज्ज्वल है, गुजरात में, क्योंकि वहाँ मौसम खुला रहता है, बादल नहीं रहते वहाँ पर, साफ मौसम जहाँ होगा वहाँ पर सौर ऊर्जा का विकास किया जा सकता है। फिर है आप पवन ऊर्जा। तमिलनाडु में पवन ऊर्जा का अच्छा भविष्य है। तमिलनाडु में वहाँ समुद्र का किनारा लगता है और वहाँ कोई बेरोक टोक हवा चलती है, जिससे वहाँ जिससे वहाँ पवन ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है। पवन ऊर्जा पवन चक्की द्वारा। फिर तीसरा है ज्वारीय तरंग जो है, वहाँ देखिए कच्छ की खाड़ी है गुजरात में, खंबात की खाड़ी है, वहाँ पर ज्वारीय ऊर्जा बनाई जाती है भारत में। और जो आपका कांडला बंदरगाह है उसको ज्वारीय बंदरगाह इसीलिए कहते हैं कि वहाँ ज्वार भाटा से बिजली बनाई जाती है। फिर है भूतापीय ऊर्जा, भूमि की गर्मी से नीचे से क्या है हम बिजली बना लेते हैं, और ऐसा भारत में मणिकर्ण जो स्थान है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ से बिजली बनाई जाती है। जैव ऊर्जा, बायोगैस जो है, ये साइंस में आपने पढ़ा होगा, वो कूड़ा कचरा, गोबर, पेड़ पौधों की पत्तियाँ, अवशेष हम किसी गड्ढे में दबा देते हैं, उससे पाइप निकाल करके उससे ऊर्जा खाना पका लेते हैं, वो जैव ऊर्जा होती है। ये हमारे ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं, नवीकरणीय स्रोत हैं। अगला जो प्रश्न है, जो टाइटल सॉन्ग बोलते हैं फिल्म का, ये ज्योग्राफी का एक टाइटल सॉन्ग क्वेश्चन है, टाइटल क्वेश्चन है, ये धमाकेदार क्वेश्चन है। ये आपके हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए कि ज्योग्राफी में भी कोई चीज़ है, निश्चयवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद। देखिए निश्चयवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद, इसको नवनिश्चयवाद को रुको और जाओ, रुको और चलो, आधुनिक निश्चयवाद भी बोलते हैं नवनिश्चयवाद को। निश्चयवाद
संभववाद और नवनिश्चयवाद। देखिए क्या है, तीन प्रमुख विचारधाराएं हैं ज्योग्राफी में। ह्यूमन ज्योग्राफी की प्रमुख विचारधाराएं तीन हैं, और ये आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि ज्योग्राफी में तीन विचारधाराएं कौन सी हैं। निश्चयवादी विचारधारा, जिसमें ये माना जाता है कि मानव प्रकृति का दास है। निश्चयवाद की विचारधारा के अनुसार मनुष्य प्रकृति का दास है, गुलाम है। उसके सभी क्रियाकलाप प्रकृति द्वारा ही निश्चित होते हैं, निर्धारित होते हैं। मनुष्य को अपने आप को प्राकृतिक वातावरण के अनुसार ढालना पड़ता है। जैसा वातावरण है हम वैसा ही ढाल लेते हैं। जंगलों में लोग रहते हैं, वातावरण जहाँ ठंडा है या गर्म है तो वो वैसे ही वहाँ लुक जाएंगे, गुफाओं में चले जाएंगे, घाटियों में लुक जाएंगे। फिर धूप निकलेगी तो वो ऊपर आ जाएंगे घाटियों से, वो अपने आप को वहाँ ढाल लेते हैं। पर्यावरणीय सर्वशक्ति है, मान है, यानी कि पर्यावरण ही सब कुछ है। प्राकृतिक शक्तियों के सम्मुख मानव कुछ नहीं है, तुच्छ है, महत्वहीन है। निष्कर्ष ये होता है संसार के विभिन्न हिस्सों में क्या है कि मानवीय व्यवहार में अंतर प्राकृतिक पर्यावरण में पाए जाते हैं। जितना भी मानव का जो व्यवहार है वो प्रकृति पर डिपेंड है। देखिए जहाँ पर ठंडा मौसम होगा वहाँ के लोग ठंडे होंगे, जहाँ गर्म मौसम होगा वहाँ के लोग गर्म होंगे, भाषा गर्म होगी, लोगों को चिंगाड़ मार के बोलेंगे। तो ऐसा जलवायु निर्धारित करती है मानव का स्वभाव भी। और ये इसके जो समर्थक थे आपको पता है, निश्चयवाद के जर्मन भूगोलवेत्ता थे हम्बोल्ट, रिटर, रैटजल एंड कुमारी एलन सैम्पुल। रैटजल की शिष्या थी कुमारी एलन सैम्पुल। ये सारे निश्चयवादी विचारधारा के समर्थक थे। तो यहाँ पर ये प्रश्न उभर कर आता है कि निश्चयवाद किस देश की देन है? जर्मन लोगों की देन है। इसमें हम्बोल्ट, रिटर, रैटजल, एलन कुमारी सैम्पुल, जो हम रिटर रैटजल की शिष्या थी। अब इसके विपरीत है संभववाद। जो संभववाद विचारधारा है ये इसके बिल्कुल विपरीत है। इसमें माना गया है कि मानव प्रकृति का दास नहीं है। मानव ने अपने दिमाग से, विवेक से, बुद्धि से ऐसी ऐसी विज्ञान, ऐसी चीज़ों को खोज कर लिया है कि प्रकृति तो फैल है उसके आगे। कैसे जो दुर्गम नदियाँ थी उनके ऊपर पुल बना लिए, बांध बना लिए हैं। पहाड़ों के ऊपर भी खेती करने लग गया मानव। जहाँ गर्मी थी वहाँ एसी लगा लिए हैं। देख लीजिए संभववाद। संभववाद एक फ्रांसीसी विचारधारा है जिसके अनुसार मानव अपने भौतिक पर्यावरण, प्रकृति की कठपुतली नहीं है, दास नहीं है। यद्यपि वह प्रकृति के से प्रभावित होता है, फिर भी वह अपनी बुद्धि और कौशल से प्रकृति को अपने विवश में कर सकता है, प्रभावित करता है। समय बीतने के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास होता गया और मनुष्य की प्राकृतिक जो चीज़ें थी उस पर, शक्तियों पर विजय पाने लग गया है, सक्षमता बढ़ गई है। अपनी बुद्धि और कौशल के दम पर मनुष्य ने आदिम जीवन को छोड़ दिया है, छोड़ करके आधुनिक जीवन में प्रवेश कर लिया है। फ्रांसीसी विद्वान, जबरदस्त फ्रांसीसी विद्वान एल फेवरे, लुसियन फेवरे इस विचारधारा को जन्म देने वाले थे। फ्रांसीसी विद्वान एल फेवरे जो थे, उसने लिखा है पुस्तक में जोग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ टू हिस्ट्री। जोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री में संभववाद की संकल्पना को प्रयोग किया गया है। और इसके साथ साथ जो फ्रांस के दूसरे भूगोलवेत्ता थे, विडाल डी ला ब्लास, जीन ब्रून्स जैसे फ्रांसीसी विद्वानों ने इसके संभववाद का समर्थन किया है, इसका समर्थन किया, इसके अनुयायी रहे हैं संभववाद के। तीसरी विचारधारा है रुको और जाओ, नवनिश्चयवाद विचारधारा। आधुनिक निश्चयवाद विचारधारा बोलते हैं इसको। और ग्रिफिथ टेलर इसके क्या थे? इसके जनक थे, समर्थक थे, जिन्होंने इस विचारधारा को दिया है। इसमें दोनों की मिली जुली बातें इसने बताई हैं। देखिए क्या है, नवनिश्चयवाद, निश्चयवाद व संभववाद के बीच की एक विचारधारा को नवनिश्चयवाद विचारधारा बोलते हैं। इस विचारधारा का जन्म निश्चयवाद व संभववाद की अतिवादी विचारधारा, दोनों हैवी हो गई थी समाज के ऊपर ये विचारधाराएं, उनके बीच की जब ये विचारधारा इसने दी, विचारधारा से उत्पन्न अंतर विरोधियों के कारण हुआ है। ऑस्ट्रेलियन भूगोलवेत्ता, ऑस्ट्रेलिया के थे ये, ऑस्ट्रेलिया के भूगोलवेत्ता थे। कौन थे? ग्रिफिथ टेलर। ऑस्ट्रेलिया के भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने नवनिश्चयवाद की विचारधारा प्रस्तुत की। इसे वैज्ञानिक निश्चयवाद तथा रुको और जाओ निश्चयवाद के नाम से भी, वैज्ञानिक निश्चयवाद, दूसरा नाम देख लो बच्चों, वैज्ञानिक निश्चयवाद तथा रुको और जाओ निश्चयवाद का नाम भी दिया गया है। इस विचारधारा को अनुसार प्रकृति तथा मानव दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। प्रकृति द्वारा मानव के
मानव के समक्ष समस्याएं उत्पन्न की जाती हैं, लेकिन मानव उनका बुद्धि के प्रयोग से उनको दूर कर लेता है। यह विचारधारा क्या है, मानव को प्राकृतिक वातावरण पर विजय प्राप्त करने के, उसके विकास की बात नहीं करती, बल्कि उसके साथ सहयोग करने की विकास पर पथ पर आगे बढ़ाने का निर्देश देती है। सही अर्थों में हम कह सकते हैं कि सुधरते हुए रूप में यह निश्चयवाद को ही पोषित करने वाली विचारधारा है, इसलिए इसे नव निश्चयवाद का नाम दे दिया गया है। कुल मिलाकर के निश्चयवाद विचारधारा का ही ये पोषण करती है आधुनिक निश्चयवाद विचारधारा, रुको और जाओ, जिसको नव निश्चयवाद विचारधारा बोल देते हैं। ये गिरफिट टेलर ने इसका समर्थन किया था, गिरफिट टेलर ने इस विचारधारा को दिया था। और गिरफिट टेलर ऑस्ट्रेलिया के थे। कहाँ के थे बच्चों? ऑस्ट्रेलिया के थे। ये मैंने आपको एक वीडियो बनाई है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों के। इसके साथ साथ मैं आपको बताता हूँ कि ये सभी प्रश्न मेरे इस वीडियो में नहीं आ सके। मैंने इसके साथ साथ 2-4 और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे सवेज नहर है, पनामा नहर है, और एक चावल और चाय की कृषि, ये आपने नोट कर लेनी है। सवेज नहर, चावल और चाय की जो एग्रीकल्चर है वो आपने नोट कर लेनी है। और मेरे जो वीडियो हैं ज्योग्राफी की, लेक्चरर मुकेश राज यूट्यूब चैनल पर ज्योग्राफी की, आप 12वीं कक्षा की या दूसरे बच्चे आपके छोटे भाई हैं बहन हैं उनको दिखा सकते हो। 10वीं क्लास का भी मसाला इसमें पड़ा हुआ है। यदि आपने वीडियो अच्छी लगी है तो इसको प्लीज़ लाइक व शेयर ज़रूर कर देना। जय हिंद, धन्यवाद।